हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गॉस के नियम के बारे में अध्ययन किया था। गॉस के नियम का डेरिवेशन देखा था, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई थी वह हमने जाना था। इस वीडियो में हम गॉस के नियम का अनुप्रयोग देखेंगे। हम जानेंगे कि अगर गॉस का नियम है तो उस नियम की सहायता से उनकी सहायता से किन किन चीज़ों को ज्ञात किया जा सकता है। तो उसी गॉस के नियम का अनुप्रयोग देखेंगे। तो गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग है कि अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। किसकी सहायता से? गॉस के नियम की सहायता से। तो सबसे पहले हम क्या कर ले, हमें पता होना चाहिए कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है। सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या है। तो आवेश का रेखीय घनत्व जानने के लिए हमने कोई एक तार ले लिया। हमने कोई एक यल लंबाई का तार ले लिया। अब यल लंबाई का जब तार लिया और इस पे हमने आवेश दिया, तो हम जानते हैं कि जब तार पे आवेश दिया जाता है तो वह सतत रूप से तार के पूरे पृष्ठ पर फैल जाता है। तो जैसे ही हमने इस पे प्लस क्यू आवेश दिया तो यह तार के सारे बिंदुओं पर या तार के पूरे पृष्ठ पर फैल गया। अब हम कहते हैं कि एकांक लंबाई पर जो भी आवेश होता है वही हमारा क्या कहलाता है? आवेश का रेखीय घनत्व कहलाता है। यानी इसे हम लेमडा से लिखते हैं, तो लेमडा बराबर हमारा क्या हो जाता है? क्यू बटे यल। तो रेखीय आवेश घनत्व तो लेमडा बराबर हमारा क्या होता है? क्यू बटे यल। यानी प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा ही हमारी क्या कहलाती है? आवेश का रेखीय घनत्व कहलाता है। तो हमने किया क्या, एक यल लंबाई का तार लिया और यल लंबाई के तार पे जैसे ही प्लस क्यू आवेश दिया वह प्लस क्यू आवेश पूरे तार पर फैल गया। तो पूरे तार पर फैलने के बाद हमने इसका रेखीय घनत्व निकाला। तो कहा गया कि प्रति एकांक लंबाई पर जो भी आवेश होता है वही हमारा क्या कहलाता है? रेखीय आवेश घनत्व लेमडा। तो लेमडा बराबर हमें क्या मिल गया? क्यू बटे यल। अब हम यह निकालने के लिए एक अनंत लंबाई का तार ले लेते हैं। हमने एक तार ले लिया, तार की लंबाई हमने मान ली कि माना इसकी लंबाई अनंत है। अब अनंत लंबाई का तार ले लिया, इस पर प्लस क्यू आवेश दिया, तो हम जैसे ही प्लस क्यू आवेश देंगे तार के पूरे पृष्ठ पर वह आवेश वितरित हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि इसके पूरे पृष्ठ पर आवेश वितरित है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश इसे दिया जाता है। अब तार से कुछ दूरी पर कह रहा है एक समान सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तार के निकट हमने मान लिया तार से कुछ दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने मान लिया कि इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है किसकी सहायता से? गॉस के नियम की सहायता से। और गॉस का नियम यह कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी हमें यह चाहिए कि यहाँ पे कोई बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। हमने यल लंबाई का एक बंद पृष्ठ, एक गॉसियन बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली और वह बंद पृष्ठ जो हमारा है वह बंद पृष्ठ हमारा क्या है? बेलनाकार बंद पृष्ठ। इसके r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए यल लंबाई का हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। अब हम जानते हैं जो भी गॉसियन पृष्ठ होगा, गॉसियन पृष्ठ की विशेषता यह होती है कि वह पृष्ठ हमारा बंद पृष्ठ होना चाहिए और 3D सरफेस का होना चाहिए। जो भी पृष्ठ आप लेंगे अगर वह गॉसियन पृष्ठ है
तो बंद पृष्ठ होगा और 3D पृष्ठ होगा। तो हमने क्या किया, एक बंद पृष्ठ ले लिया और वह पृष्ठ हमारा क्या है, बेलनाकार पृष्ठ है। बेलनाकार हम जानते हैं, जो भी बेलनाकार पृष्ठ होता है वह त्रिविमीय पृष्ठ होता है। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम कहते हैं कि हम इस पे दो सरफेस है, इसका दो पृष्ठ है। एक पृष्ठ ये वाला है, यह पृष्ठ हमारा वक्राकार पृष्ठ है, और दूसरा पृष्ठ ये वाला है, यह पृष्ठ हमारा क्या है, वृत्ताकार पृष्ठ है। अब बेलन के दो पृष्ठ होते हैं, एक वक्राकार पृष्ठ होता है और ऊपर नीचे का जो भाग होता है वह वृत्ताकार पृष्ठ होता है। तो यह भाग हमारा वृत्ताकार पृष्ठ है और यह भाग हमारा क्या है, वक्राकार पृष्ठ है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने इस पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ले लिया, डीए है। अब हम कहते हैं जो भी इसका क्षेत्रफल अवयव डीए होगा वह बाहर की ओर होगा। तो हमने कह लिया कि इसका जो क्षेत्रफल अवयव डीए की दिशा बाहर की ओर है और प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वह भी किस तरफ होगी, पृष्ठ के बाहर की ओर होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में होगी। तो वक्राकार पृष्ठ पर अगर हम देखते हैं तो जो हमारा क्षेत्रफल अवयव डीए होगा वह भी बाहर की ओर होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होगी, वह भी बाहर की ओर होगी। अब हम इसके वृत्ताकार पृष्ठ पर, हमने वृत्ताकार पृष्ठ पर बिंदु P मान लिया, P डैश ले लिया। P डैश पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह बाहर की ओर ही होगी। लेकिन इस पृष्ठ पे जो क्षेत्रफल अवयव डीए होगा यह भी बाहर की ओर होगा, तो वह इस तरफ होगा, पृष्ठ के लंबवत होगा, तब यह डीए इस तरफ होगा। तो ये एक दूसरे के लंबवत होंगे। अगर लंबवत हो रहे हैं तो इनके बीच जो कोण बन रहा है वह कोण थीटा बराबर क्या होगा, 90 अंश होगा। यानी ई और डीए के मध्य जो कोण बनेगा थीटा वह 90 अंश होगा। अब यहाँ भी इसी प्रकार से हो जाएगा, यहाँ भी इनकी जो तीव्रता होगी वह क्या होगी, बाहर की ओर होगी। जो क्षेत्रफल की तीव्रता होगी या क्षेत्रफल अवयव डीए बाहर की ओर होगा और प्लस क्यू आवेश के कारण जो इनकी तीव्रता होगी, प्लस क्यू आवेश के कारण इनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इस तरफ बाहर की ओर होगी और जो क्षेत्रफल अवयव डीए होगा वह भी इसके लंबवत होगा, तल के लंबवत, यानी इनके बीच जो कोण बनेगा वह हमारा क्या होगा, 90 अंश होगा। अब यहाँ बिंदु P पर बिंदु P से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान हम निकालेंगे। तो हम लिख ले वक्राकार पृष्ठ पर उपस्थित, वक्राकार पृष्ठ पर उपस्थित बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव डीए द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d∅p बिंदु P पर हम निकाल रहे हैं। तो d∅p बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हम जानते थे इससे पहले वैद्युत फ्लक्स निकालना हम सीखे थे, किसी बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स निकालना होता था तो वह क्या होता था, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए हो जाता था। तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही हमारा वैद्युत फ्लक्स कहलाता था। तो इस पृष्ठ क्या है हमारा डीए और इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा हमारी क्या है, कैपिटल ई। तो यह हमारा क्या हुआ, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। अब यहाँ से अगर डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो इनके बीच हम कहते थे क्या आ जाता था, कास थीटा, यानी हमारा हो जाएगा ई डीए कास थीटा। अगर वेक्टर हटाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई डीए कास थीटा। अब ई और डीए जो थीटा है वह ई डीए के मध्य बनने वाला कोण है। ई डीए एक ही दिशा में है तो इनके बीच कोण क्या बन रहा है, 0 अंश, यानी थीटा बराबर 0 अंश है। तो d∅p बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ई डीए कास 0। कास 0 का मान होता है 1, तो ये हमारा हुआ d∅p बराबर ई डीए इंटू 1, यानी d∅p बराबर हमें क्या मिल गया, ई डीए। यानी बिंदु P पर
बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई पी बराबर हमें क्या मिल गया, EDA। इसी प्रकार वृत्तीय पृष्ठ P डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम निकाल लें, तो इसी प्रकार वृत्तीय पृष्ठ पर एक बिंदु क्या था, P डैश, वृत्तीय पृष्ठ पर बिंदु P डैश पर क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला फ्लक्स बिंदु P डैश पर बात कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, DP डैश। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, DP डैश नहीं, D फाई P डैश। D फाई P डैश बराबर यहां भी वही वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। अब ये हमारा खुलेगा तो क्या हो जाएगा, EDA कास थीटा। यहाँ थीटा कितना, E और DA के मध्य बनने वाला कोण 90 अंश है, तो ये हमारा हो जाएगा EDA कास 90। और कास 90 का मान हम जानते हैं क्या होता है, 0। तो यह हमारा हो जाएगा EDA 0, यानी यह हमें क्या मिल गया, 0। तो हम कह सकते हैं कि जो वृत्ताकार पृष्ठ होगा, वृत्ताकार पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स नहीं निकलेगा, यानी वृत्ताकार पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। अब दो वृत्ताकार पृष्ठ हैं, एक ऊपर और दूसरा नीचे। तो ऊपर और नीचे जो भी हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा, वह वैद्युत फ्लक्स केवल वक्राकार पृष्ठ से होकर गुजरेगा, वृत्ताकार पृष्ठ से होकर नहीं गुजरेगा। तो अब हम आगे देखें। अब हमने देखा कि P डैश पे हमारा वैद्युत फ्लक्स का मान 0 आ जा रहा है। तो पूरे संपूर्ण वक्राकार पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल लें। संपूर्ण वक्राकार पृष्ठ पर फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा भाई, हमने इस पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया था DA, इस वक्राकार पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल DA लिया और DA पे फ्लक्स का मान निकाल लिया। तो पूरे पृष्ठ पे निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, यानी हमारा क्या हो जाएगा, फाई E बराबर या फाई P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन क्या, वेक्टर E DA। यही तो हमारा क्या था, क्लोज्ड इंटीग्रेशन EDA। इसका हमें निकला था कितना, D फाई P बराबर EDA मिला था। तो यानी फाई P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन EDA। अब जो इंटीग्रेशन होगा वह E का होगा नहीं, E कांस्टेंट रहेगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, DA का होगा। यानी इंटीग्रेशन हमारा किसका हुआ, DA का। अब अगर DA का हम इंटीग्रेशन कहते हैं तो यह हमारा क्या है, बेलनाकार है, कोई बेलनाकार आकृति है और बेलनाकार का यह वक्राकार पृष्ठ है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, या बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई RL। 2 पाई RH होता है, यहाँ लंबाई क्या है L, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई RL। यानी इसका मान हमें पता है, फाई P बराबर हमें क्या मिल गया, इसका मान हो जाएगा 2 पाई RL। यानी इतना हमें पता है। अगर हम क्लोज्ड इंटीग्रेशन DA का मान निकालते हैं, या क्लोज्ड इंटीग्रेशन DA क्या है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई RL। तो इसका मान हमें मिल गया 2 पाई RL, यानी फाई P बराबर मिल गया E 2 पाई RL। अब हमें उपयोग किसका करना है, गॉस के प्रमेय का। तो अब हम गॉस के प्रमेय का उपयोग कर लेंगे। हमें निकालना था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E हमें मिल गया। अब हम जानते हैं गॉस का प्रमेय हमारा क्या होता है, फाई E बराबर या फाई P बराबर, इसी बिंदु पे देखें तो फाई P बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0 होता है। अब हमें पता है कि यही गॉस का प्रमेय है, फाई P बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0, और यहाँ फाई P बराबर हमें क्या मिला है, E 2 पाई RL।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों की तुलना करा दें तो Q बटे एप्सिलॉन 0 बराबर हमें मिल गया E इंटू 2πr_L। अब यहाँ हमें E का मान निकालना है, तो E का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E बराबर अगर करते हैं तो यह हमारा तिरछा गुणा हो जाएगा। तो तिरछा गुणा होने के बाद हमें मिल जाएगा Q अपान 2π एप्सिलॉन 0r_L। अब हम जानते हैं, हमने वीडियो शुरू होने से पहले ही बताया था कि रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा बराबर क्या होता है, Q अपान L। तो Q अपान L को अलग लिख दें तो E बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/2π एप्सिलॉन 0 r³ बटे L। तो अब हम देखें Q बटे L बराबर हम जानते हैं, हमने शुरुआत में ही देख लिया था कि पृष्ठ का रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा बराबर Q बटे L होता है। तो जहां Q बटे L है वहां हम लैम्डा लिख दें तो 1/2π एप्सिलॉन 0 r, यह हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो E बराबर हमें मिल गया 1/2π एप्सिलॉन 0 r लैम्डा। अब 1/2π एप्सिलॉन 0 का मान नहीं पता होता है, लेकिन 1/4π एप्सिलॉन 0 का मान पता होता है। तो E बराबर हम 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दें तो यह हमारा हो जाएगा 2 लैम्डा 4π एप्सिलॉन 0 r, या फिर इसे हम लिख सकते हैं E बराबर हमें मिल गया 1/4π एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बटे r। यानी अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4π एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बटे R होगी। जहां हम जानते हैं R हमारा क्या है, जो हमने तार लिया है उस तार से जो भी जिस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं उसकी दूरी है, और एप्सिलॉन 0 हम जानते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लैम्डा आपका क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है, तो और E हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4π एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बटे R होता है।